अत्री साहब, मैं आपके पास आता हूँ। आप मुझे बताइए कि चंद्रशेखर राव बहुत तेजी से चले। उन्होंने दिल्ली में चाणक्यपुरी में एक दफ्तर भी लिया और कुछ लोगों को दिल्ली से बुलाया भी, कुछ पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, और टीआरएस से उन्होंने बीआरएस बना दिया। और उसके बाद अचानक से विड्रॉ कर लिया नेशनल पॉलिटिक्स से। कांग्रेस से इनविटेशन भी नहीं मिला उनको, इंडिया वाले उसमें। तो अभी बीआरएस का जो मुकाबला है वो सिर्फ कांग्रेस से नहीं होने जा रहा है, उनका मुकाबला इंडिया से होने जा रहा है। तो इस चक्रव्यूह में केसीआर खुद फंसे या वहां परिस्थितियों ने उनको फंसाया? देखिए त्यागी जी, जो तेलंगाना की राजनीति है ना, वो चार कोणीय राजनीति है। पहले ये तीन कोणीय थी, लेकिन जब से बीजेपी को दो बाई इलेक्शंस के अंदर जीत मिली और कुछ कॉर्पोरेशंस के अंदर जीत मिली, तो उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा चैलेंजर घोषित करना शुरू कर दिया वहां पे। और उन्होंने एक स्टेज तक ये भी कोशिश की कि इस बार हम ही मुख्य चुनौती देंगे बीआरएस को। लेकिन जो ओवरऑल हालात को अगर आप देखेंगे, मैं इसको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ टीआरएस को और तेलंगाना को। जो पिछले 6 महीने पहले की अगर आप बात करेंगे, जैसे बाकी तीन साथियों ने कहा, बड़ा क्लियर था कि 90 से ऊपर सीटें लेके आएंगे चंद्रशेखर राव, आज से 6 महीने पहले। उसके बाद जब कर्नाटक का रिजल्ट आ गया, उसके बाद स्थिति ये हुई कि बहुमत में ही आ पाएंगे कि केसीआर। बहुत ज्यादा वो जो 100 सीट्स और 90 सीट्स प्लस, वो स्थिति नहीं रही। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन लास्ट 2-3 मंथ्स, अब हालत ये है कि शायद बहुमत में नहीं आ पाएंगे और कॉलिशन गवर्नमेंट बनेगी। और जैसा बाकी तीनों साथियों ने कहा, दे राइटली पॉइंटेड आउट, देखिए तेलंगाना की राजनीति को समझने के लिए थोड़ा सा बिटवीन दी लाइंस देखना पड़ेगा। जैसे कि वहां पे मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, 10 से 15%, 15 से 20% तक भी मुस्लिम आबादी। वो जो एआईएम, जो ओवैसी साहब की पार्टी है, वो हमेशा से पिछले दो चुनावों से हैंड इन ग्लव रहती है हमेशा केसीआर के साथ, तमाम कारणों के चलते। कहने को वो अलग है, लेकिन उनका जो कुश्ती है वो नूरा कुश्ती। और जब भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में इतनी बुरी हार मिली, तो दे केम टू द टर्म्स। उनको लगा कि यार कहीं सफाई ना हो जाए, यहां पर जो थोड़ी मोटी जो आस जगी थी साउथ में, कर्नाटक का तो एंट्री थी वो बंद हो गई। तो बीजेपी को लगा कि यहां पर कुछ न कुछ किया जाए, वरना हमारा बहुत जल्दी स्लाइड हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि कविता वाला जो केस, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, उसके जरिए चंद्रशेखर राव को टाइट करना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने टाइट करना शुरू किया, चंद्रशेखर राव बहुत समझदार पॉलिटिशियन है, बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, घाट है, वो ही इमीडिएटली कम टू टर्म्स। और उन्होंने क्या किया कि अपने अपने दायरे के अंदर खेलना शुरू किया। अगर आपको ध्यान हो, महाराष्ट्र का जो कर्नाटक का चुनाव था, तो कर्नाटक के अंदर एक पूरा रीजन है, कर्नाटका जो तेलंगाना रीजन, जिसको कल्याण ये रीजन तो भी कहते हैं। ये तो वहां 600 कारों का काफिला लेके गए थे कर्नाटक के चुनाव में, और वहां से वापस आ गए। गए हाँ, गए लेकिन शांत रहे। हाँ। उनको समझ में आ गई कि अगर यहां गड़बड़ हो गई, जो कल्याण रीजन जो आप बोलते हो कर्नाटक के अंदर, वो तेलंगाना सटा हुआ एरिया पूरा। इनको लगा कि अगर चुनाव मन माफिक नहीं आया तो असेंबली में फलूदा हो जाएगा। तो बहुत समझदारी का काम किया इन्होंने। इन्होंने पूरा माहौल देखा, 600 गाड़ियों का काफिला ले गई थी, लेकिन जैसे ही जब वहां से वापस आए और उसके बाद जो स्थितियां देखी, उन्होंने चुनाव लड़ने से परहेज किया। अब बात भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने दो बाई इलेक्शन जीते, नगर निगम में जीते, और उसके बाद बहुत तेजी से उनका राइज हो रहा था। लेकिन जैसे ही कर्नाटक गया, वो एकदम स्लाइड कर गई वापस जहां पे शुरू हुए थे। क्योंकि कर्नाटक, तेलंगाना में एक चीज और देखनी पड़ेगी आपको। तेलंगाना में जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने इंडिजिनस कम है, इंपोर्टेड आइटम ज्यादा है। चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीआरएस के हों, चाहे इधर उधर के और लोग। ये उनकी प्रॉब्लम थी और उसी के कारण उनकी कार्डर बिल्डिंग नहीं हो पाई। अब एआईएमएम की जैसे हमने बात की, अब सवाल आता है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 18 विधायक जीत के आए थे। इस बार जो सूरत हाल है, कांग्रेस को आप किसी से ही बात कीजिएगा, जैसे तीनों साथियों ने भी कहा, कांग्रेस वहां पर रिसर्जेंट है। सीट कितनी आएंगी आई कैन नॉट से, बट कांग्रेस पार्टी रिसर्जेंट है, दे आर गोइंग अप एवरी डे फॉर द वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज दे पीपल दे ऑल ऑलवेज रीड बिटवीन द लाइन्स, आवर वोटर इज वेरी वाइज, यू नो। उनको ये समझ में आ चुका है कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बीजेपी के दबाव में है, कविता के कारण। ठीक। और जब से दबाव में आए हैं, तो कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी ने भी परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो आलाप था वो कम कर दिया है तेलंगाना में। दे आर नॉट ऑल आउट ऑफ हिमसेल्फ। और उसके बाद अब जो स्थिति होगी, अब दिक्कत कांग्रेस की क्या है, कांग्रेस पार्टी के पास भी कोई पूरा पेन स्टेट तेलंगाना में कोई क्रेडिबल फेस नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो एक आदमी जिसके सहारे आप चुनाव लड़ सके,
तो उनको छोटे छोटे लीडर इधर उधर से, जैसे बीआरएस के 2 नेता पकड़े हैं अभी, पूर्व मंत्री और उस टाइप के। और एक इंटरेस्टिंग बात जो आप बात कह रहे थे कि जो बीआरएस ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए, वो उनके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी होने जा रहा है। कारण समझिए क्या है, 119 सीटों में से उन्होंने 114 कैंडिडेट घोषित कर दिए। खुद मुख्यमंत्री ने 4 महीने पहले ये कहा था कि 30 विधायकों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। खुद मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने, और टिकट काटी केवल 9 की। इसका मतलब क्या हुआ कि मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सीरियस नहीं है। उनके ऊपर जो आरोप है, परिवार के ऊपर आरोप, वो तो एक अलग पक्ष। लेकिन जब सीएम ये कह रहे हैं कि 30 विधायकों, मेरी पार्टी के विधायकों पर भ्रष्टाचार का आरोप है, और केवल 9 की टिकट काट रहे हैं, और उसके बाद उनका डायलेमा देखिए। उन्होंने जब ये 114 सीटें डिक्लेयर की, तो आप उसको पढ़िएगा ध्यान से। उन्होंने कहा कि ये फाइनल टिकट नहीं है, मैं हर 15 दिन में सर्वे कराऊंगा, और बी फार्म किसको मिलेगा वो तब तय करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रशेखर राव इज नाइदर कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ, नॉर ऑफ हिज कैंडिडेट्स, नॉर ऑफ हिज पार्टी और हिज पॉपुलरिटी। दैट इज कांग्रेस जो वहां पता चल रहा है अतरी साहब, कि कांग्रेस वेट कर रही है कोचिंग के लिए कि जो डिसेंडेंट्स है और जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट है वो कब छोड़ करके आता है। लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, और लगता भी नहीं है कि चुनाव की घोषणा से पहले कोई डिसग्रंटल्ड आदमी छोड़ के आएगा। ये सारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है, इसको स्ट्रीम अप होने में समय लगेगा। देखिए, जो उस पे आते हैं अतरी साहब।